आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। आज हम ब्रेसवाना में हैं और ब्रेसवाना को अगर जाना जाता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हाजी पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे सबा हाजी जी रहती हैं और जिन्होंने शायद स्टेट से भी जो है एक अवार्ड जो है वो रिसीव किया है। और अवार्ड का जो मेन मकसद था, वो अवार्ड का मकसद ये था, ये स्कूल डोडा से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कूल तक जब शुरू हुआ था ये स्कूल, तब यहाँ पे रास्ता नहीं था और आज यहाँ पे रास्ता जो है वो बन रहा है और आने वाले 3-4 महीने में जो है रास्ता यहाँ तक पहुँच जाएगा। आज हम यहाँ की प्रिंसिपल से मिलने आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि इस सफ़र का जो है वो आगाज़ कहाँ से हुआ और उसके बाद इस सफ़र में कितनी कठिनाइयाँ इनको मिली और किस तरीके से आज ये स्कूल जो है फंक्शन कर रहा है और चिनाब रीजन का सबसे बेहतरीन स्कूल जो है वो कहलाया जाता है। मैम, आपका खैर मकदम है स्ट्रेट लाइन में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मैम, आप सबसे पहले ये बताएं कि किस तरीके से इस स्कूल का कंसेप्ट आपको आया, बिकॉज जहाँ तक हम जानते हैं आप दुबई में थे, आपने पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि देखा ये जाता है कि लोग जब गाँव से शहर में जाते हैं वो शहर से कभी जो है गाँवों में वापस नहीं आते हैं। तो ये डिसीजन लेना और दुबई की उस शान शौकत से और मेट्रो सिटीज़ की शान शौकत से वापस जो है गाँव में आना, और उस गाँव में जिस वक्त आप आई हैं, जो मैं जानता हूँ कि इस गाँव में रास्ता भी नहीं था, घोड़ों के इवज़ जो है लोग यहाँ पहुँचते थे, तो वो डिसीजन कैसे लिया आपने? बात है 2009 की, लेकिन उससे पहले का थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको दे दूं कि हाजी सलीम साहब मेरे हस्बैंड जो हैं, उनका हमेशा से ये ख्याल था, जब हमारे बच्चे छोटे थे, जब हम दुबई में रहते थे, तो हर साल 1 महीने के लिए वो बच्चों को यहाँ छुट्टियों पर लेके आते थे गाँव, अपना गाँव दिखाने। उनको टेंटों में सुलाते भी थे, उनको घास पर भी सुलाते थे, उनको गाँव की रोटी भी खिलाते थे ताकि वो यहाँ अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें। तो बच्चों का यहाँ हमारे गाँव के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। बच्चों ने बाहर तालीम हासिल की है, सब बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम बाहर हासिल की है। और फिर सबाजी जो हैं, जिन्होंने आगे इस काम को बढ़ाया, तो वो बेंगलोर में बहुत अच्छी जॉब पे थी, बहुत अच्छा पोस्ट था उनका। लेकिन तब मेरे फादर इन लॉ सलीम साहब के वालिद साहब हाजी गुलाम अहमद साहब, वो ज़रा अलील हो गए। तो इस सब और हालात भी श्रीनगर के और जम्मू के कुछ ठीक नहीं थे उन दोनों, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, हम बात की कि मैं आना चाहती हूँ, वहाँ के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। जब हम आए तो नासिर साहब जो कि बानी हैं इस स्कूल के, सलीम साहब के छोटे भाई, उन्होंने ही वही स्कूल को चलाते हैं। यानी फाइनेंशियल वगैरह जो भी मिलता है हमें वो वहीं से मिलता है, क्योंकि ये नो प्रॉफिट स्कूल है। अच्छा। हमारा नो प्रॉफिट स्कूल है। तो उनने की बात कि मैं इस फील्ड में हमेशा से रही हूँ, हमेशा मैंने टीचिंग ही की है और सबा की भी बहुत अच्छी तालीम है, तो हम क्यों ना इसको अपने गाँव की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। तो ये डिसीजन 2009 में जब लोगों की, यहाँ गांव वालों के कान में पड़ी बात कि ये सोच रहे हैं यहाँ स्कूल खोलने का, हमारा ये था कि हम इस साल तैयारी करेंगे, 2010 में हम स्कूल खोलेंगे। लेकिन फिर गांव के ग्रुप्स पहुँचे हमारे पास, बोलने लगे नहीं, हम 1 साल भी अब ज़ाया नहीं करना चाहते, आप इसी साल शुरू कीजिए। कहीं ना कहीं गाँव वालों को आप पे भरोसा था, आपकी फैमिली पे भरोसा था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं अलग अलग गाँवों में, लेकिन उस तरह का प्रोडक्ट जो है वहाँ से कभी निकला नहीं है। तो आपको लगता था कि वो गाँव वालों को एक किस्म का फेथ आपके ऊपर था कि आप अगर आएंगी तो शायद गाँव की तस्वीर बदल जाएगी। ज़ाहिर है अब्बा जी ने, हाजी साहब ने हमेशा से गांव की बेहतरी के लिए काम किया है। जैसे छोटी छोटी बातें होते हैं, सबसे पहले बिजली यहाँ मंगवाना उनकी एफ़र्ट्स की वजह से, पानी की सहूलियात, हर घर में पानी पहुँचाना उनकी एफ़र्ट्स की वजह से। तो गाँव वाले तो जानते थे कि ये जो भी करते हैं हमारे लिए करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब कहा हमें शुरू कीजिए, तो फिर हमने कोई 2 महीने के अंदर तैयारी की और 3 टीचरों को हमने तैयार कर लिया, ट्रेनिंग करवाई डोडा में अपने सामने, और फिर हमने 4 मई 2009 को इनाग्रेट किया ये यहाँ स्कूल। जी। तो उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, किस तरीके से आप यहाँ पढ़ाते थे, और ख़ास तौर पे बच्चों को सिलेक्ट करना,
बिकॉज़ आपने जो जिस तरह की तालीम दी है पहले दुबई वगैरह में, तो वो बिल्कुल एक टेक्नोक्रेट है, एक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही ज़्यादा संबंध होता है वहाँ पे। तो तब जाके बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी जाती है और उन एक्टिविटीज़ के लिए खर्चे भी लगते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये सब आपके दिमाग में था। तो उस वक्त जब आपने शुरू किया तो वो कितनी मुश्किलात आई और ख़ास तौर पे लोगों ने किस तरीके से उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया? लोग तो बेहद खुश थे, क्योंकि यहाँ 1-2 साल से, बल्कि कई सालों से अब पढ़ाई का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। स्कूल जला दिए गए थे, तो पढ़ाई तो थी नहीं, इसलिए वो किसी भी तरीके से, सब माँ बाप की ख्वाहिश तो होती है ना कि किसी तरीके से बच्चों को तालीम मिले, तो लेके आए। मुझे याद है अभी भी थोड़े से बड़े बड़े बच्चे भी थे जो दूसरे स्कूलों में 3rd पास कर लिया था उन्होंने, तो कहते कोई बात नहीं, हम लोअर केजी में इनको आप दाखिला दे दो। 3rd वालों को आपने LKG में दाखिला दिलवाया जी, तो वो माने? हाँ, वो ही आके हमने कहा अगर उम्र का फ़र्क पड़ेगा तो बड़े हैं, बोलने लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बेस बनेगी इनकी, तो आप इनको लोअर केजी में ही दाखिला दे। तो हमने 2 क्लासेस शुरू की, लोअर केजी और अपर केजी। तो कुछ बिल्डिंग वगैरह तो थी नहीं, हमारा अपना घर भी नहीं था क्योंकि घर जल चुका हुआ था, तो हमारे वो उस मिलिटेंसी के दौर में ही जो है वो जलाया गया। सो घर नहीं था, 2 कमरे थे तब। हम सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आते थे, बच्चों को घुमाने के लिए। तो उन 2 कमरों में हमने रात को हम उनमें सोते थे और दिन को हमने वहीं से। घर जलने के बाद, ये तो एक छोटा सा सवाल है मेरा, घर जलने के बाद भी जो हाजी साहब थे उन्होंने वो जो है मोहब्बत इस गाँव के साथ नहीं छोड़ी? हम आते थे फिर भी हमें रहने के लिए जगह नहीं थी यहाँ। हाँ। लेकिन गांव वाले सब हमें इतना मजबूर करते थे कि हमारे पास आओ, हमारे पास रुको। हम कहते थे नहीं, जितना है उसी के अंदर रहेंगे हम। तो हम वो बिल्कुल 2 छोटे छोटे से कमरे थे, उनमें ही रहते थे और उसी में हमने स्कूल चलाया, शुरू किया। 1 साल वहीं चलता रहा स्कूल। दूसरे साल से फिर हमने यहाँ बनाना शुरू किया। पहले तो थोड़े से कमरे बनाए, उसके बाद आगे बिल्डिंग बनती गई, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर कोई एंड नहीं है, तरक्की करता गया ये स्कूल। जो बच्चे आपने जो पहला लॉट आपका बच्चों का था, वो लॉट शायद अब जो है 10th पास कर चुका है यहाँ से, तो उसमें कितना बदलाव आपको दिखा, ख़ास तौर पे जब आपने शुरू किया काम और उसके बाद जब प्रोडक्ट बाहर निकलता है, कितना बदलाव था उन बच्चों? जी, जो मुझे याद है पहले दिन जब बच्चे आए तो जितने भी थे माओं के पीछे छुपे हुए थे, बाप के पीछे, ये दामन कमीज का पकड़ के पीछे छुपे हुए थे, बात नहीं करना चाहते थे, दरख्तों के पीछे छुप जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनको चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन होना चाहिए। हाँ। डंडा लेके कोई नहीं हो सकता है। तो हमने आराम से उनको, पहले दिन से हमने गेम्स का अरेंजमेंट रखा, टॉयज़ लाए उनके लिए ताकि उनका स्कूल में दिल लगा रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको स्कूल से मोहब्बत हो गई, तो वो फिर स्कूल से घर जाना ही नहीं चाहते थे। तो ये होता है हमारे बच्चे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को देखा है स्कूल जाने के लिए रोते हैं कि नहीं जाना है। तो हमारे बच्चे रोते थे जब संडे पड़ता था तो वो घर में नहीं बैठना चाहते थे, तो स्कूल जाना है हमें। आपको भी दिक्कतें हो गई होंगी कि भाई आप स्कूल तो शायद ये कह रहे हैं कि पूरे हफ्ते के हफ्ते चलाते रहो? नहीं, बहुत अच्छा लगता था। हमारा वैसे भी मेरे स्कूल का कोई टाइमिंग है ही नहीं कि सुबह 10 बजे से 4 बजे पढ़ाओ या कुछ। हमारा स्कूल 6 बजे तक भी खुला ही रहता है, क्योंकि यहाँ कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ट्यूशन्स तो बिल्कुल यहाँ मना है, हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ जो कमज़ोर थोड़े से बच्चे होते हैं हम उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते रहते हैं। इसके लिए मैं कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करती हूँ अपने टीचर्स को। लेकिन हमारे टीचर्स जो आते हैं खुद अपनी मर्ज़ी से, अपनी डेडिकेशन से, शाम को 6 बजे तक भी स्कूल चलता रहता है। लॉकडाउन में भी हमने ये किया, स्कूल तो बंद था, ज़ाहिर है स्कूल बंद ही करना था, लेकिन जिन बच्चों के पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं वो यहाँ आकर टीचर्स उनका हेल्प कर देती हैं, उनका ऑनलाइन जो भी पढ़ाई होती है उसमें हेल्प, ताकि हमारा बच्चा कम से कम दूसरी क्लास में बैठने के लायक तो हो जाए ना। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपका, जहाँ तक मैंने समझा कि आपका विज़न ये है कि आप फ्री में किसी को भी जो है क्लास अपग्रेड नहीं करना चाहती हैं। आप चाहती हैं अगर वो 8th स्टैंडर्ड में है, अगर 9th स्टैंडर्ड में जाता है, स्टैंडर्ड होना चाहिए कि वो 9th में जाए। बस छोटे बच्चे का इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए कि वो दूसरी क्लास के लायक हो। और क्या यहाँ के बच्चे उससे खुश हुए? क्योंकि देखें जब प्रमोशन होती है, कोई भी मास प्रमोशंस होती हैं, विदाउट एग्ज़ाम होती हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं क्योंकि भाई आप तो एग्ज़ाम देना नहीं है। तो यहाँ का बच्चों का जहन कैसा है? क्या वो एग्ज़ाम के लिए पूरे प्रिपेयर थे तब भी, या उनको दुख था कि भाई इस बार हम पेपर नहीं दे रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं दे रहे? यहाँ के लोगों का अब माइंडसेट चेंज हो गया है।
पहले ये था, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट स्कूल हैं जो भी हैं उनको तो इसी तरीके से प्रमोशन, मास प्रमोशन दे के दूसरी क्लास में पहुंचा देते हैं। तो हमें पिछले साल थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ कि बच्चे उतना ज़्यादा ना कर सके अच्छा परफॉर्म, क्योंकि कोविड की वजह से हम सोच रहे थे कि अभी 2 महीने बाद खुलेगा, 1 महीने बाद खुलेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ा। तो हमने बेशक उनको प्रमोशन दे दिया, लेकिन हमने मार्च में जब स्कूल खुले हमारे, हमने उनको पिछली क्लास पढ़ाई दोबारा, थे वो अगली क्लास में, लेकिन हमने क्योंकि पिछले साल उनका मिस हो गया था तो 2 महीने हमारे टीचर्स ने जान तोड़ कोशिश करके उनको पिछले साल का सारा कोर्स। यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एजुकेशन। वो कैसे हो सकता है? जैसे आप खुद ही समझे, अगर आपके अपने बच्चे होंगे, आप उनको 4th से, जैसे 3rd में पास हो गए, 4th पढ़ाई नहीं और 5th में उनको 5th में पहुंच गए, तो बीच की वो बेस वो कहाँ से बनेगी? सीनियर स्टूडेंट्स का तो चलो मैं मान लेती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत उनकी अकल आ गई है, वो खुद भी कर, लेकिन छोटे बच्चों का मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि उनकी बेस उनको आता ही नहीं है कुछ, उनको आगे आगे क्लास में चढ़ाते जाओ आप। तो मेरी बहुत बार ZDO साहब से भी मीटिंग्स हुई, तो हमने फिर इस तरीके से किया, क्योंकि प्रमोशन तो देना है, क्योंकि इसमें सचमुच बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है, उनके साल ज़ाया होते जाएंगे। लेकिन फिर हमने इस तरीके से किया कि उनको पहले पिछले साल का तैयारी कराई अच्छे तरीके से, और इस साल तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी पढ़ाई चल रही है। तो मैम, बहुत सारा जब आपने शुरू किया है स्कूल, उसके बाद बहुत सारा ऐसा भी अलग अलग संस्थाओं से ये बातें आई कि आपका स्कूल का एक जो है एक मोटो है, आप एक पर्टिकुलर तरीके से यहाँ आई हैं, तो वो सब चीज़ें, बिकॉज हर्डल्स तो आई हैं आपके स्कूल को बनाते बनाते, तो वो सब हर्डल्स जब आई तो तब आपका क्या रद्द अमल था? क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी को वक्फ किया है अभी यहाँ पे, तो उस वक्त किस तरह आपने उन चैलेंजेस को जो है एक्सेप्ट किया? काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ गई। आप जानते हैं खासकर गांव में भी लोगों का माइंडसेट एक तरह का होता है, लेकिन इनको पढ़ाई मिल रही थी तो ये खुश थे। लेकिन कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो शायद पसंद ना भी करें कुछ चीज़ें, लेकिन हमने उन चीज़ों को अपने लिए रुकावट नहीं बनने दिया। हमने उन चीज़ों का फेस किया, उनको अच्छे तरीके से बताया। जैसे इंग्लिश बात करने पर उनको होता था प्रॉब्लम, या लड़कों और लड़कियों का साथ में पढ़ाने पर हो रहा था उनको प्रॉब्लम। तो हमारे स्कूल में ऐसा कुछ इम्तियाज़ नहीं है, बिल्कुल बराबर सब समझा जाता है, और इस तरीके से इन लोगों को ज़िंदगी की वैल्यूज़ पता चलती हैं, उनको पता चलता है सही क्या है गलत क्या। अगर हम उनको रोके रखें तो उनको क्यूरियोसिटी होती है, क्या बात है, क्यों हमें नहीं मिलने देते हैं या कुछ ऐसा। तो गेम्स में भी जैसे हमारी बच्चियां बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हैं, अच्छा, तो उस पर एतराज़ात आए थे कि ये लड़कियों को क्या खिलवा रहे हैं। तो हमारे बच्चे माशाल्लाह, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे टेक पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़ टुगेदर। तो हम बाहर भी गए हैं काफ़ी, उन्होंने बाहर भी जीते हैं कंपटीशंस वगैरह। जैसे ये वॉल रॉक क्लाइंबिंग था, उसमें जम्मू के पूरे इर्द गिर्द के काफ़ी मुल्क शहरों के बच्चे आए हुए थे, तो हमारे बच्चों ने भी इनाम हासिल किए वहाँ। तो उसके अलावा मैंने कहा आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बच्ची, सिर्फ लड़कों को नहीं, यहाँ की खासकर लड़कियों को हम ज़्यादा इसमें देते हैं आगे ले जाने के लिए। तो सवाद जी उनको कई ट्रिप पर बम्बई ले गए हैं, हम दिल्ली ले गए हैं, पूरा इंडिया का जो बड़ी बड़ी जगह उनका दौरा करवाया है उनको, ताकि एक्सपोजर मिले ना बच्चों को। तो देन दे कैन स्टैंड व्हेन दे गो आउट, यहाँ से निकलेंगे जब, तो दूसरी जगह जाके उनको ये नहीं लगे कि वो हम किसी। आप ओवरऑल एजुकेशन के ऊपर बिलीव करते हैं, आप कहते हैं कि बच्चा सिर्फ जो किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए, उसको म्यूज़िक से भी लगाव होना चाहिए, कि स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन मैम, ये एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जो आपका यहाँ का अभी तंत्र है, एजुकेशन का तंत्र है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर इस तरीके से, जिस तरीके से आप लगन से ये सब चीज़ें कर रही हैं यहाँ पे, आपको बदलाव दिखा और आपने बदलाव करके बता दिया, और आपके बच्चे वो चीज़ बताते हैं कि ये हाजी पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, तो आपको नहीं लगता इतना बड़ा तंत्र है, हर जगह पे, हर गांव में स्कूल्स हैं, प्राइमरी हैं, हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी है, उनसे वो प्रोडक्ट क्यों नहीं बाहर आता? सर, डेडिकेशन की बात है बिल्कुल। मतलब आपको चाह होनी चाहिए अंदर से कि करना क्या है। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मेरी मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री में, उन्होंने मुझे बुलाया था,
तो वहाँ मिनिस्टर सारे जो एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह थे तो वो पूछते थे मुझसे थी कैसे आपने ऐसा किया। मैंने कहा बेशक हमारे स्कूल में हाईली क्वालिफाइड टीचर्स पहले नहीं थे, अब तो है माशाल्लाह, वी हैव ऑल हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, नहीं थे, मगर मुझे अपने टीचरों पर इतना भरोसा था क्योंकि वो डेडिकेशन उनके अंदर है। हम जो चाहते हैं बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है हर एक बच्चे को। यहाँ श्रीनगर से हमारे बहुत से मेहमान आए, मीडिया वाले आए, वो कहते हैं अगर आप यहाँ हमें हॉस्टल बना ले तो हम अपने दिल्ली पब्लिक स्कूल और बाकी जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं हम वहाँ से लाकर उनको यहाँ एडमिशन दिलाएंगे। तो ये सिर्फ डेडिकेशन की बात होती, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मैं इस फील्ड में रही हूँ ना, अगर बच्चा किसी लायक भी नहीं है आप उस पर मेहनत करो तो आपको फल मिलेगा ज़रूर। ये है ही नहीं कि कोई हम कुछ चीज़ यहाँ नहीं कर सकते या इम्पॉसिबल है, नहीं, लेकिन ज़रूरत है डेडिकेशन की। आप कितना टाइम देना चाहते हो। हमें थोड़ी घड़ी को देख के स्कूल चलाना होता है, अभी इतने बजे टीचर देख रहे हैं 4 कब बजेंगे, छुट्टी कब होगी, हम कब घर जाएंगे, ऐसा सब नहीं चलता। यहाँ तो मैंने जो गवर्नमेंट स्कूल है बोलना नहीं चाहिए, बट स्कूल अगर 4 बजे बंद होता है 3 बजे गायब हो जाते हैं। तो ये मैंने मतलब यहाँ का सिस्टम देखा है। तो अब छोड़ें इस बात को, जो म्यूज़िक है ख़ास तौर पर म्यूज़िक के ऊपर मैंने देखा कि आपके यहाँ गिटार है, वो तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको शायद ख्वाब में भी कोई जो है यहाँ बजाएगा नहीं। तो उसको उस चीज़ को यहाँ लाना बच्चों के बीच में, और ख़ास तौर पे क्या बच्चों का क्या रिस्पांस रहा उस चीज़ के लिए? पसंद करते हैं बच्चों को जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा मिले ना तो उनको लगता है कि हम भी किसी लायक हैं, हम भी आगे जाके कुछ कर सकते हैं। म्यूज़िक है, डांस है, सिंगिंग है, हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं और कंपटीशंस होते हैं, फिर उनको उनमें उस पर इनामात मिलते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। कंपटीशंस होते हैं बाकी स्कूलों के साथ भी हम रखते हैं, तो बहुत खेलों के कंपटीशंस होते हैं, खेलों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। यहाँ से आपको पहाड़ ऊपर दिख रहा है ना, श्राइन उसको बोलते हैं। तो यहाँ चूँकि इतना बड़ा एरिया नहीं है और सारे पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हम अपना स्पोर्ट्स डे ऊपर श्राइन जाके मनाते हैं। तो क्या वो जो श्राइन है आपकी, वो क्या है, कोई मिड्डो है वो? पहाड़ है ऊपर जहाँ गर्मियों में सब यहाँ के लोग अपने मवेशियों को लेकर चले जाते हैं। प्लेन है, काफ़ी खूबसूरत प्लेन एरिया है, बड़े बड़े मैदान है वहाँ। तो वहाँ जाकर हम स्पोर्ट्स डे और प्रॉपर स्पोर्ट्स डे जैसा होता है ना, पूरे नॉर्म्स के। आप भी जो है यहाँ से बिल्कुल चल के जाती हैं वहाँ प्रॉपर? हैं पूरा, हम तो टेंट वहाँ 2 दिन कैंप लगाते हैं। हमारे सारे असातिज़ा भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, तो वहाँ जाके प्रॉपर। अब 2 साल से नहीं हुआ है, तो डोडा में भी एक बार मेरी बच्ची लेके गई थी उनको, बच्चों को वहाँ कंपटीशन हुआ था डोडा के स्टेडियम में। तो हर चीज़ पर तवज्जो दी जाती, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि बच्चों को अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दे दो ना तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं। फिर वो उस लालच में जाके वो पढ़ाई में बहुत, क्योंकि मैं थोड़ा उनको रखती हूँ, जैसे एनुअल डे होता है तो उस दिन सबसे पहले मैं बोलती हूँ वही बच्चे आगे बढ़ेंगे अगर पहले मैं उनके एकेडमिक्स रिकॉर्ड अच्छा देखूंगी तो फिर आपको उसमें सेलेक्ट किया जाएगा, इसमें सेलेक्ट किया जाए, तो वो उनका एक बूस्ट जैसा मिलता है। तो मेरा मतलब हल होता है कि मुझे पढ़ाई बहुत, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और बच्चों को उसके बदले में बाकी एक्टिविटीज़ करने का। तो आने वाले वक्त में क्या हाजी पब्लिक स्कूल जो है डिफरेंट ब्रांचेस खोलेगा अलग अलग इलाकों में, और क्या आने वाले वक्त आपके प्लान्स क्या हैं खास तौर पे जिस चिनाब के इलाके में? देखिए ना, अगर खोलना होता हमें किश्तवाड़ से, डोडा से, जम्मू से बहुत ऑफर्स आई कि प्लीज़ यहाँ एक स्कूल खोल दो, लेकिन मकसद हमारा पैसा बनाना तो है नहीं, क्योंकि ये नो प्रॉफिट स्कूल है, बिल्कुल नो प्रॉफिट स्कूल है। और यहाँ तो पहले हम बिल्कुल नॉमिनल फीस 100 रुपये पर चाइल्ड लेते थे, और वो भी 40% उसमें फ्री होते थे। पिछले साल से हमने थोड़ा सा बढ़ाया, क्योंकि मैंने नोट किया जो ही थोड़ी सी फीस ज़्यादा करो ना तो बच्चों को और ज़्यादा वो एहसास आता है कि नहीं पढ़ना चाहिए हमें, हम फीस भर रहे हैं। तो वो भी नॉमिनल ही है, उतना ज़्यादा हाई कोई नहीं है। तो स्कूल आगे के लिए खोलना, इसको बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते थे, लेकिन मतलब यही है कि बेस बना लो बच्चों की, फिर वो कहीं भी जाके किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में एडजस्ट हो सकते हैं। 2 ब्रांचेस तो ऑलरेडी, ब्रांचेस नहीं कहूँगी, पहले तो ब्रांचेस थी, अब स्कूल है। शादीवन में यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पर एक स्कूल हमारा गाँव ही है। जी, ये यहाँ नज़दीक 2.5 किलोमीटर दूसरे गाँव में वहाँ है एक स्कूल 5th तक, और परशुला जहाँ से अब आते हो पहला बेस गांव जो है, वहाँ भी एक स्कूल है 5th तक। 3 स्कूल अभी हैं फिलहाल। जी, तो आने वाले वक्त में जो है हाजी पब्लिक स्कूल जो है ख़ास तौर पे फोकस जो है सिर्फ गाँवों में करेगा, और गाँव से ही बच्चों को जो है उनकी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करके बदलाव आ सकता है। तो आखिरी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ख़ास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को
एजुकेशन के जो विभाग के अभी जो संभाल रहे हैं और जिन्होंने नए जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है इस बारी, तो क्या आप, क्योंकि उन्होंने स्किल के ऊपर उसमें फोकस किया हुआ है ज़्यादा, तो आने वाले वक्त में क्या आप जो है एडवाइस देंगी ख़ास तौर पे मिनिस्ट्रीज़ को भी, और जो हमारे देखने वाले लोग हैं जो माता पिता बच्चों के हैं, बहुत तंग आए हैं वो इस कोविड में, बिकॉज एक तो बच्चों को मोबाइल देना, और शायद उन लोगों ने भी मोबाइल नहीं लिए एंड्रॉयड, जिनके पास बेचारे वो साधन भी नहीं थे, उन्होंने भी मजदूरी कर करके बच्चों को मोबाइल दिए हैं। तो मैं आखिर पे सिर्फ एक मैसेज आपके थ्रू सब लोग जो आपको देख रहे हैं उनके लिए, मैसेज ये है कि इम्पॉसिबल कोई भी बात नहीं है। एजुकेशन को हमेशा चाइल्ड फ्रेंडली बना लो आप। बच्चों को ये खौफ नहीं होना चाहिए, बच्चे पढ़ाई से भागने नहीं चाहिए। पढ़ाई में ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करो कि बच्चे पढ़ाई की तरफ भागें। क्योंकि मैंने ये यहाँ एक्सपीरियंस कर करके ये बात मुझे मिली है कि बच्चे बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे अगर आपको ऐसा माहौल उनको दोगे आप। तो कोविड में भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। मुझे तो टीचिंग स्टाफ के लिए बड़ा मुश्किल काम है। ये कहने के लिए आसान है कि ऑनलाइन पढ़ाई काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि देखें ना, अगर एक बच्चे का आपने टेलीफोन पर करेक्ट कर करके काम भेजना है, फिर उनको समझाना है क्या गलतियां हैं, वो किस किस तरीके से हम करते हैं। मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल की, लेकिन चूंकि यहाँ हमारा प्रिंसिपल से लेके पियून तक सब एक काम करते हैं, सब लोग बच्चों के लिए काम करते रहते हैं। तो मैं भी बहुत सी क्लासेस लेती हूँ। स्कूल में अगर मैं 5-6 घंटे काम करती थी, फिर फ्री हो जाती थी, फिर बाकियों से काम कराती थी। लेकिन घर में कोविड की टाइम में मुझे कुछ पता नहीं दिन कब हो और रात कब होती है। पूरा टाइम बच्चों की पढ़ाई में, और सब टीचर्स माशाल्लाह डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। इस साल हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। रिजल्ट से मतलब हमें खुशी होगी कि बच्चे किसी लायक हैं, हम इसको दूसरी क्लास में चढ़ा सकेंगे। नामुमकिन कोई भी बात नहीं है, बस टीचरों पर डिपेंड करता है वो कितना देना चाहते हैं बच्चों को, उससे ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। ये इनका बहुत ही एक खूबसूरत आखिर पे इन्होंने कहा कि डेडिकेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आप में जुस्तजू है, अगर आप में पैशन है पढ़ाने का, तो बदलाव कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इस ब्रिस्बेना में, जिस ब्रिस्बेना में एक ज़माने में जब मिलिटेंसी थी, लोगों के घर जला दिए गए, स्कूल जला दिए गए, लेकिन आज इसी ब्रिस्बेना में एक ऐसा स्कूल है जो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक ताज है। और इस ताज को बनाने वाली सभा और उनकी फैमिली, जितने भी हाजी साहब हैं, ये एक एग्जांपल देते हैं कि नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। आप में लगन होनी चाहिए, आप में पैशन होना चाहिए, आप उसको भी मुमकिन कर सकते हो। आप स्ट्रेट लाइन को देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, हम ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।